देखो ये एक तो सबसे फर्स्ट समझ लो ये अप्रैल का स्टार्ट हो गया है, ठीक है। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट मार्च का डे टू डे करंट अफेयर्स भी कवर हो चुका है और एडिटोरियल्स भी कवर हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अप्रैल का एडिटोरियल्स 105, 106, 107, 108। पहला क्या है देखो, तीनों एडिटोरियल जो 105, 106, 107 जो है तीनों ही तुम्हारा इससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। पहला देखते हैं कि फाइनेंस बिल पास करने से पहले ना दो अमेंडमेंट किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझना इस चीज़ को, इसलिए आई विल बी वेरी वेरी ईजी तरीके से मैं इस चीज़ को बताऊंगा, ठीक है। बहुत कठिन है इस चीज़ को समझना। दूसरा देखो एंजल टैक्स तो जानते हो कि हर समय करंट अफेयर्स में रहा है। अब बोला गया एंजल टैक्स मतलब जो भी स्टार्टअप है अनलिस्टेड स्टार्टअप, अनलिस्टेड का मतलब क्या है तुम्हारा जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जो प्राइवेट जितने ही प्राइवेट है, जिसको कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है, वही वेंचर कैपिटल से मिलता है, इक्विटी से मिलता है और तुम्हारा एंजल इन्वेस्टर से मिलता है, करेक्ट। बट हम ये भी जानते हैं कि जो भी अनलिस्टेड स्टार्टअप है जो रजिस्टर है DPIIT से, तो उसमें पैसा की जरूरत नहीं है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा उसको। वी हैव सीन नहीं इन आवर प्रीवियस क्लास। तो इसमें यही बताया गया है कि अभी तो स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था आपकी कंट्री में, अभी तो बहुत बढ़िया से इकोसिस्टम बना था, तो आप इस तरह का टैक्स क्यों लगा रहे हो? जो भी आप टैक्स लगा रहे हो इट विल गिव यू अ नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। जब इतना बेहतर तरीके से आपका यूनिकॉर्न कंपनी बन रहा है आपका स्टार्टअप, और अभी आके बोल रहे हो आपकी कि नहीं आपको जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर भी होगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। पहले नहीं था फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स, जो बाहर से FDI आता था उसके ऊपर नहीं टैक्स लगता था। अब क्या बोला गया कि जो बाहर से NRI भी आएंगे, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर भी आएंगे, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो फुल फ्लेज आप इकोसिस्टम डेवलप किए हो उसको आप तोड़ना चाहते हो, और ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए अच्छी बात नहीं है यदि अभी आपको ब्लैक मनी का अभी सूझ रहा है कि ब्लैक मनी कंट्रोल करो, तो ब्लैक मनी तो कंट्रोल दूसरे तरीके से भी हो सकता है, ये गलत तरीका है, ठीक है। ये एडिटोरियल्स का एसेंस सही है। 107 समझो, वाई डू कंट्रीज अप्रोच IMF फॉर बेल आउट। आखिर IMF में क्यों जाते हैं कंट्री बेल आउट करने के लिए? जब क्राइसिस डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जैसे हम लोगों ने रिसेंट हैपनिंग्स देखा है श्रीलंका भी दौड़ते हुए गया, और पाकिस्तान का भी वही स्थिति है। आखिर ऐसा क्या बात है कि IMF के पास ही जाता है? IMF क्यों बनाया गया था? और इसमें तुमको IMF से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी मिलेगा जानने को, SDR जानने को मिलेगा, ठीक है। SDR बताए थे ना 5 करेंसीज होते हैं उसके, उसमें तुम्हारा जो डॉलर होता है उसका 46% वेटेज होता है। उसके बाद दूसरा तुम्हारा है ना यूरो है, उसका तुम्हारा है ना 27% उसका वेटेज है। चाइनीज़ रेनमिनमी का तुम्हारा 12% वेटेज है। यस, हम लोग बहुत पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी किए थे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बहाना कम से कम प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन स्कैटर हो सकता है यदि पूछेगा कोई तो, क्योंकि IMF ऐसे भी हर समय प्रीलिम्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, बता रहा हूँ, मतलब वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो वो समझेंगे। और लास्ट समझेंगे कि आखिर CV रमन के बाद किसी को भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, आखिर क्या रीज़न है? इतना साल हो गया है ना, CV रमन को भी 1930 के आसपास मिला था, जब ब्रिटिश गुलाम मतलब इंडिया गुलाम था उस समय। उसके बाद तो किसी को भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला फिजिक्स में या बेसिक केमिस्ट्री में। वाई? और अभी भी इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है सब रिसर्च थोड़ी है, रिसर्च है ही नहीं, रिसर्च का कल्चर ही नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं कि आने वाले समय में बायो कंप्यूटर आएगा, तो बायो कंप्यूटर तब होगा ना जब आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे। जैसे एग्जांपल देखो, डबल हेलिक्स वाला पाथ आया, डबल हेलिक्स वाला जो DNA RNA का जो देखते हो, अरे भाई ये आया तभी तो वैक्सीन बना, ये नहीं आता तो वैक्सीन ही नहीं बनता। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया तभी तो तुम्हारा अर्थ का पोजिशनिंग सिस्टम आया। यदि अल्बर्ट आइंस्टाइन यदि इस पर रिसर्च नहीं करते तो पोजिशनिंग सिस्टम जो है तुम्हारा GPS देखते हो, IRNA से देखते हो, ये भी पॉसिबल नहीं था। तो कहने का मतलब क्या कि रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और इंडिया का यदि स्थिति देखें तो इंडिया में तो बहुत बुरा स्थिति है। $18 बिलियन देते हैं पर ईयर, यानी कि कहा जाए GDP के हिसाब से कहा जाए तो ओनली 0.7% ऑफ GDP। वही हम इजराइल का कंपेयर करेंगे तो इजराइल में तो 3 से लेकर 4% है। यदि हम यूनाइटेड स्टेट्स का बात करेंगे तो वहाँ पे भी अच्छा खासा है, 3 to 4% ऑफ GDP है। चाइना का भी बात करेंगे तो 2 to 3% है। तो हम क्यों पीछे हो रहे हैं? हमें यहाँ ठीक करना होगा, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल है 108, सभी खतरनाक है। चलो स्टार्ट करते हैं 105 GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट बजटिंग। मैं आराम से बताऊंगा इस चीज़ को, ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ है इकोनॉमिक्स का समझने वाला चीज़। समझ गए स्टूडेंट? ये 25 मार्च को आया था 2023 को हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में। तो पहले समझो कि आखिर क्या क्या टैक्स प्रपोजल हुआ है फाइनेंस बिल से। ये जो फाइनेंस बिल पास होने से पहले क्या क्या अमेंडमेंट करना पड़ा।
तो ठीक है, वो फर्स्ट वाला है खतरनाक है। नीचे देखो, मैं पहले समझाता हूँ तुम लोगों को LRS में जो थर्ड पॉइंट है, लेवलाइज रेमिटेंस स्कीम। ये क्या होता है? लेवलाइज रेमिटेंस स्कीम का मतलब होता है कि हम एक, हमारा जो इंडियन है बाहर कितना खर्च कर सकता है, चाहे वो एजुकेशन में खर्च करे, चाहे टूर में खर्च करे, या फिर फॉरेन प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड करने में कितना खर्च कर सकता है एक साल में। तो वो लिख लो स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हाथ भी चलाना। ये तुम्हारा $2,50,000 खर्च कर सकता है एक साल में। बात समझे? $2,50,000 प्रत्येक साल। तो वही बोला कि क्रेडिट पेमेंट, अब आप समझो, क्रेडिट कार्ड पेमेंट फॉर ओवरसीज टूर विल, अब जितने भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, किसके लिए? LRS के लिए। टूर बाहर जा रहे हो, एजुकेशन, यूक्रेन में हमारा बच्चा लोग एजुकेशन मिलता है नहीं मिलता बच्चे लोग को, हम बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो सब LRS स्कीम के अंदर आता है। तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, और उसके लिए आपको 10% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जहाँ से कर रहे हो 20% इस पर टैक्स लगेगा। टैक्स लगना ही चाहिए। इफ़ यू आर एबल टू पे आउटसाइड, दैट मीन्स आपका जो इनकम है ठीक है। और इसका अंडर LRS यानी कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, इसमें पैसा भी बढ़ा दिया गया है। अब हम लोग $2,50,000 तक हम एक साल में खर्च कर सकते हैं। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर क्या क्या हो सकता है? फॉरेन टूर हो सकता है, एजुकेशन को एक्वायर करने का तरीका हो सकता है, या फिर फॉरेन प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का तरीका हो सकता है। ये सब एग्जांपल्स है। समझ में आ गया ना स्टूडेंट? LRS अब यहाँ पे क्या होगा? टैक्सेसेबल होगा तुम्हारा 20% का, नंबर 1। दूसरा क्या कि यस, थैंक गॉड GST अपीलेट ट्राइब्यूनल सेटअप किए जाएंगे, क्योंकि GST से रिलेटेड जो भी इशू होता है वो ट्राइब्यूनल में चला जाएगा। और इस तरह का तुम्हारा स्टेट बेंचेस भी बैठेंगे, अलग अलग स्टेट में बैठेगा। अपीलेट आया इसलिए क्योंकि GST से रिलेटेड मान लो कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी टैक्सेशन से प्रॉब्लम हुआ, तो अपीलेट बॉडी उस चीज़ को देख लेगा। समझ गए? ये 2 सेकंड चेंजेस है। तीसरा क्या है? टैक्सेशन स्टैंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन वाया रीपेमेंट ऑफ डेब्ट पर रियल इंटरेस्ट। क्या REITS क्या है बताओ तो? रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। और तुम्हारा इनविट्स क्या है? तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जानते हो ना, रियल इस्टेट है, RE मतलब रियल इस्टेट, और IN मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है। रियल इस्टेट ये ट्रस्ट है तुम्हारा, और दूसरा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है। इसका फुल फॉर्म देख लेना, बताए थे ना रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई भी ज़मीन खरीदता है, उसको कैसे बेच सकता है? जैसे एक पूरा, जो मान लो कि बिल्डर है, बिल्डर क्या किया उसने? बिल्डर को घर बनाना है तो पैसा, लोग से पैसा कलेक्ट कर सकता है। यदि मान लो कि बिल्डर को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो लोगों से पैसा वो एकत्रित कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, और उसके बाद जितना भी रूम बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, उस पर जो भी टोल कलेक्शन हो रहा है तो उस हिसाब से फिर उसको भी पैसा लौटाएगा। दैट्स कॉल्ड रीट्स एंड इनविट्स। इसका मतलब ये होता है, पहले ही बता चुका हूँ मैं क्लास में, बात समझ में आ गया ना? तो उसके लिए बताया गया कि ये ठीक है, इस पर भी काम होगा। एंड बूस्टर डोज फॉर टैक्सेशन फॉर सर्टन, गिफ्ट सिटी गांधीनगर, उसको और बेहतर करने के लिए क्या किया गया है? थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा छूट दिया गया है कि आप आइए इन्वेस्ट करिए, क्योंकि हमें गिफ्ट सिटी को वर्ल्ड वाइड तक ले जाना है। गिफ्ट सिटी जानते हो ना, गांधीनगर का, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट तुम्हारा शेयर मार्केट का काम होगा। तो उसको और अच्छा उज्जवल भविष्य देने के लिए हमने क्या किया है? थोड़ा सा टैक्स में राहत दिया है, ताकि हम बाहर का जो भी प्लेयर है उसको अट्रैक्ट कर सके। समझ में आया ना स्टूडेंट? ये हो गया। और एंजल टैक्स तो जानते हो, अब तो एप्लीकेबल है तुम्हारा नॉन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का, यानी कि बाहर से लोग आएगा, जैसे NRI पैसा लेके आए, हाँ वो खर्च करना चाहिए स्टार्टअप पे, या फिर बाहर का जो भी है एंजल इन्वेस्टर बाहर का जो है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। पहले डोमेस्टिक टैक्स लगता था कि यहाँ पे जो तुम्हारा यदि प्राइवेट इक्विटी है वो इन्वेस्ट कर रहा है, या एंजल इन्वेस्टर है, वेंचर इन्वेस्टर है, तो वो जब इन्वेस्ट कर रहा है तो इंडिया में तो लगता था, बाहर का नहीं लगता था। अब बाहर का भी लगेगा। तो ये सब चीज़ समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट है फर्स्ट और सेकंड, इसी के बारे में पूरा एडिटोरियल्स में चर्चा होगा। फर्स्ट क्या है देखो, अब ये समझना, मैं बोल रहा हूँ बहुत टेढ़ा है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, नहीं समझ, वो जीवन में कभी नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को, इतना टेढ़ा है, हमको समझने में कितना मुश्किल हुआ है इस चीज़ को। अब यहाँ पे समझो क्या लिखा गया, डेप्ट म्यूचुअल फंड लूज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेशन बेनिफिट्स एंड नाउ देयर इज अ टैक्स पैरिटी बिटवीन द डेप्ट म्यूचुअल फंड्स एंड बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। व्हाट डज इट मीन? अब इसके बारे में तुमको पहले समझना होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। डेप्ट का मतलब क्या है? जो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दे दो, समझ जाओगे अच्छे से, ध्यान दोगे तो। म्यूचुअल फंड भी अलग टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड तुम्हारा शेयर वाला हो सकता है, जहाँ पे आप शेयर लगा रहे हो, आप शेयर खरीद रहे हो 1%, 2%, 3%, 10%, 20% ये शेयर खरीद रहे हो। एक ये हो सकता है शेयर वाला, एक शेयर वाला मतलब इक्विटी, शेयर इज इक्वल टू इक्विटी। या फिर आपका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब एक तरह से
पैसा जमा करना और उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा, दैट्स कॉल्ड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। या फिर हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है, कुछ डिवेंचर टाइप का, कि कुछ तुम्हारा शेयर वाला भी चीज़ है और कुछ तुम्हारा डेप्ट वाला भी चीज़ है, उसको हाइब्रिड मॉडल कहते हैं या हाइब्रिड डेरिवेटिव कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी 3 तरह का हो सकता है। एक क्या हो सकता है, तुम्हारा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, एक शेयर वाला हो सकता है यानी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है। यहाँ जो बात किया गया है स्टूडेंट, यहाँ डेप्ट का बात किया गया है, जहाँ से आपको रेगुलर इनकम मिलता है। ये शेयर नहीं है, रेगुलर इनकम मिलता है। जैसे तुम बैंक में पैसा जमा करते हो तो तुमको रेगुलर इनकम मिलता है ना, वही तरह म्यूचुअल फंड में भी है कि म्यूचुअल फंड में तुम पैसा जमा करोगे तो तुमको रेगुलर इनकम मिलेगा। मैं यहाँ हो क्या रहा था, यहाँ पहले जो भी हो रहा था वो ज़्यादा फेवरेटिज्म था, फेवर करता था ज़्यादा इन्वेस्टर को। यही कारण है कि जो इन्वेस्टर है वो बैंक में जमा नहीं करके यहाँ पे जमा कर रहा था। अब कैसे, ये कैसे हुआ, जैसे एग्जांपल समझो यहाँ पे कि एक कोई पैसा वाला आदमी है 5 करोड़ का, उसके पास 5 करोड़ है और वो फिक्स डिपॉजिट करना चाहता है बैंक में। जब बैंक में फिक्स डिपॉजिट होगा उसका तो अग्रीमेंट होगा कि 6 महीना में कब पे करना है, उस हिसाब से 50,000 60,000 उसको मिलेगा। जब 50,000 60,000 मिलेगा तो वो ऐसे थोड़ी मिलेगा, टैक्स कट के मिलेगा उसको टैक्स कट के मिलता है, ऐसे नहीं मिलेगा उसको। क्यों? क्योंकि वो टैक्स स्लैब में आएगा। भारत सरकार में है ना जी कि इतना 5 करोड़ कमाते हैं तो आपका इतना टैक्स कटेगा आपका। तो उस समय जो फिक्स डिपॉजिट में जो 5 करोड़ रुपये जमा किया और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्स कट के मिल रहा है। बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ बहुत फेवरेटिज्म था कि आप यदि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूचुअल फंड का जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप जमा कर रहे थे तो ऐसा नहीं हो रहा था। उसमें क्या रहा था, 20% आपको टैक्स मिल रहा था, कंसेशन रेट 20% प्लस इंडेक्सेशन ऑल्सो, यानी कि 20% आपका मिलेगा आपको अलग से, 20% आपको कंसेशन रेट मिल रहा है अलग से। अब प्लस इंडेक्सेशन चार्ज भी था। इंडेक्सेशन चार्ज का मतलब क्या है, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझो। जैसे मान लो कि आज हमने ज़मीन लिया कोई अर्बन एरिया में 1 लाख का, ठीक है। 10 साल बाद हमने क्या किया कि वो ज़मीन मैंने 1.5 लाख में बेच दिया, एग्जांपल। तो कितना बेचे हम, 50,000 हमको बेनिफिट हुआ। मैं रियल सेंस में देखे जिस हिसाब से प्रत्येक साल इन्फ्लेशन बढ़ते चला जा रहा है उस हिसाब से तो हम लूजर हुए। हकीकत में इसका दाम तो 3 लाख होना चाहिए था, हकीकत में इसका दाम तो 2.5 लाख होना चाहिए था, 1.5 लाख तो किस हिसाब से हुआ, तो हम लूजर हुए कि नहीं हुए। यानी कि इंडेक्सेशन चार्ज का मतलब है कि पर ईयर कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको भी जोड़ के देना अलग से पैसा। तो ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में हो रहा था। म्यूचुअल फंड में 20% तो मिल ही रहा था प्लस इंडेक्सेशन चार्ज भी मिल रहा था, तो फायदे में था ये सब। और यही रीजन है कि बैंक में जो डिपॉजिट होना चाहिए वो डिपॉजिट नहीं हो रहा था। बैंक वाला कंप्लेंट किया और बैंक वाला, देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैंक का ये है, बैंक का जो तुम्हारा बैंक में नॉर्मली क्या होना चाहिए, डिपॉजिट ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए। जितना डिपॉजिट होगा उतना वो लेंड करेगा, तो डिपॉजिट ग्रोथ ऑलवेज बी मोर एज कम्पेयर टू लेंडिंग ग्रोथ। क्रेडिट ग्रोथ के कंपेयर में डिपॉजिट ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए बैंक के पास, यानी कि बैंक के पास ज़्यादा डिपॉजिट होना चाहिए, यानी कि लाइबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो वो दे पाएगा ना पैसा। मैं ऐसा नहीं है, अभी रिसेंट टाइम में देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है। इसमें क्या हुआ है स्टूडेंट कि बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो तुम्हारा लगभग 11-12% है, बट जो लेंडिंग हो रहा है, लेंडिंग जो हो रहा है यानी कि तुम्हारा जो लेंडिंग रेट है वो तुम्हारा 15 से लेकर 16% है, तो मिसमैच हो गया। तो अब भारत सरकार ने फैसला लिया कि नो, जो इसको बेनिफिट मिलता था डेप्ट म्यूचुअल फंड पे 20% प्लस इंडेक्सेशन चार्ज, वो हम खत्म कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ये है कहानी, बात समझ में आया। अब समझो यहाँ पे कि डेप्ट म्यूचुअल फंड लूज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, टैक्सेशन बेनिफिट, जो लॉन्ग टर्म यानी कि 3 साल बाद जो ले रहा था, अब इसमें भी लॉन्ग टर्म में 3 साल होगा कम से कम, यानी कि 3 साल तक हमने 1.5 लाख रुपए जमा किया कोई भी म्यूचुअल फंड में डेप्ट वाला में, तो 3 साल, वो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 3 साल तक। तो उसके बाद क्या मिला, 20% प्लस इंडेक्सेशन चार्ज। तो ये जो कैपिटल गेन्स उसको फायदा मिल रहा था वो चीज़ हटा दिया गया। एंड अब जो भी किया गया है डेप्ट म्यूचुअल फंड का और बैंक फिक्स डिपॉजिट दोनों को बराबर कर दिया गया है, ताकि अब आदमी ये नहीं कि दौड़ते हुए यहाँ पे खर्च करे, अब वो बैंक डिपॉजिट भी कर सकता है और बैंक डिपॉजिटर को फायदा होगा कि भाई इधर करे उधर करे, बात तो बराबर ही है। तो अब आदमी ज़्यादा तुम्हारा डेप्ट म्यूचुअल फंड में नहीं दौड़ेगा। ये पैरिटी को बराबर करने के लिए किया गया है। समझ में आ गया स्टूडेंट। दूसरा देखो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हाइक्ड बाय अराउंड 25% ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन। अभी क्या देखो, 2 तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक को बोलते हैं फ्यूचर, एक को बोलते हैं ऑप्शन। ये सब तुम्हारा क्या है, अग्रीमेंट है तुम्हारे और मेरे बीच में। अब इसको समझना है तो कैसे समझोगे, यहाँ बढ़िया समझो। मेन चीज़ जो अभी बोल रहे हैं वही चीज़ पूरा बताया गया है अलग अलग डेटा से। ये चीज़ को समझ लोगे तो खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा सभी चीज़। ये फ्यूचर और ऑप्शन क्या होता है,
ये सब एग्रीमेंट है। इंडिया में एग्रीकल्चर में ये वाला जो फ्यूचर वाला चीज़ है वो हटा दिया गया कि नो, फ्यूचर वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दो, यहाँ पे ध्यान दो। फ्यूचर क्या होता है? जैसे फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर बहुत ही रिस्की चीज़ होता है। फ्यूचर एग्रीमेंट, फ्यूचर एग्रीमेंट में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो कि हम गोल्ड खरीदना चाहते हैं, लेट्स से हम गोल्ड खरीदना चाहते हैं। अभी गोल्ड का दाम 1 ग्राम का लेट से 50,000 5 लाख है, 5 लाख ही होगा। 1 ग्राम का 5 लाख है लेट से, ठीक है, मान के चलो ना 5 लाख है। तो हमने क्या किया, हमने बोला जो मर्चेंट होगा, गोल्ड मर्चेंट होगा, जो व्यापारी जो होगा, उसको मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम 2 साल बाद खरीदेंगे या 1 साल बाद खरीदेंगे, अभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि हम इसलिए हम खरीद रहे हैं क्योंकि हमको पता है फ्यूचर में ना वो 1 ग्राम का जो दाम है 5 लाख नहीं, उसका दाम हो जाएगा 10 लाख, तो हम तो बेनिफिट में रहेंगे। मैं ये बहुत बड़ा रिस्की है। रिस्की इसलिए हो सकता है कि 1 साल बाद 1 ग्राम का जो दाम है वो 5 लाख नहीं रहे, वो 4 लाख हो जाए, तब तो घाटा हो गया ही, फिर उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। फ्यूचर में ऑब्लिगेटरी है कि आप जो फ्यूचर एग्रीमेंट कर रहे हो एक दूसरे से, आपको लेना ही पड़ेगा, और ये बहुत ही रिस्की है। ये बहुत ही रिस्की डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। बात समझ में आया? फ्यूचर, इसलिए किसान लोग के लिए फ्यूचर भारत सरकार ने मना कर दिया। नो, किसान क्योंकि उसको उतना बुझने नहीं आएगा, इसलिए किसान वाला। मगर म्यूचुअल फंड में अभी भी है, म्यूचुअल फंड में तुम्हारा ये चीज़ अभी भी है, ऑप्शन 1%, ओनली 1% है तुम्हारा। फ्यूचर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओनली 1% है। 99 जो % है तुम्हारा वो क्या है? ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या होता है फिर? ये समझ में आ गया ना? फ्यूचर इज अ मोर रिस्की अग्रीमेंट। फ्यूचर क्या है? बहुत ज़्यादा ही रिस्की अग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि एक बार आप अग्रीमेंट कर लिए, बाद में घाटा उटा कुछ नहीं, आपको उतना पैसा देना ही पड़ेगा। तो या तो आप बहुत ही लूजर रहोगे या तो बहुत ही गेनर रहोगे। तो इसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी 2 तरह का होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन कोहॉर्ट में पिछले साल बताए थे। यहाँ पे देखो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है। जैसे मान लो फिर मर्चेंट का लेते हैं, मर्चेंट से हम बोले कि हम 1 ग्राम आपका सोना खरीदना चाहते हैं, 1 साल बाद खरीदेंगे, ठीक है, और 1 साल बाद खरीदेंगे, बट ये है कि आप 2% अभी ले लो। हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हुआ कि हम जो स्पेकुलेशन किए थे कि 5 लाख नहीं 6 लाख हो जाएगा या 7 लाख हो जाएगा, बट क्या हुआ कि 4 लाख हो गया, घट गया। तो उस समय हम बोलेंगे छोड़ दो, हम नहीं लेंगे। तो हमारा कितना नुकसान हुआ? 2% नुकसान हुआ, बस 2% ही नुकसान हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, बस 2% ही हमारा बर्बाद हुआ। दैट इज कॉल्ड पुट ऑप्शन, सॉरी दैट इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन का ये कॉल ऑप्शन हुआ। ऑप्शन कैन बी 2 टाइप्स। ऑप्शन एक कॉल ऑप्शन हो सकता है, एक पुट ऑप्शन हो सकता है। पुट ऑप्शन क्या है तुम्हारा? अब यहाँ पे तो खरीदने वाला बात है, पुट ऑप्शन में बेचने वाला बात होता है, बेचने वाला। पुट ऑप्शन इज रिलेटेड टू बेचने वाला, सेलिंग। अब इसके लिए फार्मर को पकड़ते हैं। फार्मर ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हारा 1 बैग व्हीट का हम तुमको 20,000 रुपये में देंगे, ठीक है, 20,000 में देंगे। और उसके लिए दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। तो पता चला कि 20,000 में, पता चला कि वो जो 20,000 का सामान है वो 35,000 हो गया। तो फार्मर को फायदा होगा। तो फार्मर बोलेगा हम नहीं देंगे तुमको। या फिर दूसरा भी केस हो सकता है कि मान लो कि 18,000 हो गया रियल प्राइस, मैं 20,000 में तय है, तो फार्मर दे देगा उसको। दैट इज कॉल्ड पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड कॉल ऑप्शन या फिर तुम्हारा फ्यूचर, बोथ आर रिलेटेड टू योर परचेसिंग, बाइंग। समझ गए स्टूडेंट? ये समझ में आया तुम लोग को? कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर इज अ सो रिस्की। फ्यूचर और जितने भी शेयर मार्केट में जो भी लगते हैं 99% तुम्हारा क्या है? ऑप्शन है, ठीक है, और 1% ही तुम्हारा क्या है? फ्यूचर है। तो अब भारत सरकार ने क्या फैसला लिया है? भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है इस पे 25% लगेगा, फ्यूचर पे भी और तुम्हारा ऑप्शन पे भी। तो ऑप्शन पे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन पे इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में लेस मनी इन्वॉल्व है। इसका असर पड़ेगा डायरेक्ट तुम्हारा फ्यूचर पे, क्योंकि फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो 25% टैक्स ले लेते, इसका मतलब क्या है कि दिक्कत हो सकता है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? बट ये भी एक आंकड़ा है कि जितने भी शेयर मार्केट में केवल 1% ही तुम्हारा फ्यूचर से होता है। तो इसका मतलब ये जो 25% का असर बहुत बड़ा मैसिव लेवल पर तुमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 1% ही तुम्हारा फ्यूचर हो रहा है और उस पर आप 25% लगाए तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे भी 99% तुम्हारा क्या हो रहा है? ऑप्शन हो रहा है। तो ऑप्शन में 25% भी लगाया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कम रिस्क है। ऐसे भी 1% 2% का ही रिस्क है इसमें।
आर यू गेटिंग में? तो ये भारत सरकार का दो फैसला, एक फैसला क्या है तुम्हारा टैक्स पैरिटी कर देना डेप्ट म्यूचुअल फंड और तुम्हारा बैंक फिक्स डिपॉजिट के बराबर कर देना, और दूसरा क्या है तुम्हारा कि 25% टैक्स लगेगा अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी और तुम्हारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं, कॉल ऑप्शन हो सकते हैं और पुट ऑप्शन हो सकता है। समझ गया? रिस्की कौन सबसे ज़्यादा रिस्की है? फ्यूचर है। इसलिए भारत सरकार ने डायरेक्ट मना किया है किसान लोग कम से कम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। समझ गए स्टूडेंट? अब देखो तो ये समझ गए ना टोटल कि क्रेडिट एंड पेमेंट फॉर ओवरसीज ये हो गया, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल बनेगा, टैक्सेशन देखो टैक्सेशन स्टैंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन भाया रिपेमेंट ऑफ डेप्ट, यानी कि टैक्सेशन थोड़ा सा और बेटर कर दिया गया ताकि रीट्स को इनविट्स को फायदा मिले, उसमें थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। ये रीट्स इनविट्स क्या है? पैसा कलेक्ट करने का तरीका है तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी से, और तुम्हारे और मेरा जैसा आदमी भी फील सिक्योर्ड फील करेगा कि वो पैसा देगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो फिर उसको बाद में रेगुलर इनकम मिलेगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो चाहे रियल इस्टेट पे हो। ठीक है, और बूस्टर डोज देखो टैक्सेशन के लिए थोड़ा सा राहत दिया गया ताकि गिफ्ट सिटी में अट्रैक्शन हो। एंड लास्ट वन क्या कि एंजल टैक्स अब तुम्हारा नॉन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लागू होगा, ये फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 से। आगे देखो, समझ गया ना स्टूडेंट? समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो टैक्सेशन ऑन डेप्ट म्यूचुअल फंड, जितना ही बताए हैं सब वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट, देखो बोले थे ना इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए अकाउंट करते हुए जो बेनिफिट मिल रहा था, है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन डन अवे, अब खत्म कर दिया गया वो। ठीक है, एंड रिटर्न्स विल बी टैक्स्ड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और जो भी रिटर्न्स होगा वो तुम्हारा एक तरह से वो उसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, तो इट इज़ एट पार विथ योर बैंक डिपॉजिट के बराबर करने का प्रयास है। समझ गए ना? तो इस तरह देखो इस तरह का जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा ये बराबर हो जाएगा, देखो फिक्स डिपॉजिट और स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बराबर हो जाएगा, और इसमें नाउ द टैक्स आर्बिट्रेज वॉज रिमूव्ड। अब जो टैक्स आर्बिट्रेज था, इधर फायदा होता था डेप्ट म्यूचुअल फंड में, वो चीज़ खत्म हो गया है। तो देखो वही बोला है कि फाइनेंस ऑफिस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जानबूझ के किया गया है ताकि जो लूप होल्स था वो लूप होल्स को हम निकाल सके। आगे देखो, अभी यहाँ पे तुम्हारा आंकड़ा है, इस आंकड़ा में तुमको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ बोलना चाहते हैं। अभी तक देखो लॉन्ग टर्म डेप्ट फंड कितना, लगभग 8 लाख करोड़ का है, इतना इन्वेस्ट है पैसा लॉन्ग टर्म। समझ गए ना? 8 लाख करोड़। समझ गए? डेप्ट म्यूचुअल फंड में 8 लाख करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसमें देखो उसमें 40 लाख करोड़ का था, देखो हाँ 8 लाख करोड़, उसमें 40 लाख करोड़ एसेट मैनेज बाय द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, और उसमें से देखो अलग से तुम्हारा 40 लाख करोड़ तुम्हारा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का है, और 3.3 लाख करोड़ तुम्हारा वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। तो देखो इंडिविजुअल लोग कितना अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। मैं इंडिविजुअल क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है कि वहाँ पे राहत मिल रहा है। वही बैंक में डिपॉजिट करता है तो उसको टैक्स स्लैब से वो पैसा काट के उसको मिलता, तो देख रहे हो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट इसलिए कर रहा है क्यों? पहले से वहाँ पे एबनॉर्मल चीज़ है, तो भारत सरकार ने उसी चीज़ को ठीक किया है। समझ गए ना? अब यहाँ पे देखो अब क्या होगा, फ्लो इनटू दिस बॉन्ड कुड नाउ रिड्यूस, अब घट जाएगा। क्यों? अब इतना तुमको नहीं मिलेगा, 3.3 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट इंडिविजुअल ये नहीं मिला, कम हो जाएगा। समझ गए ना? अब एग्जांपल देखो, इसमें 80% जो है वो कमर्शियल पेपर सब्सक्रिप्शन वाला है। जो भी आपका ये जो आप देख रहे हो 8 लाख करोड़ का जो भी चीज़ है लॉन्ग टर्म डेप्ट, यानी कि 40 लाख करोड़ का टोटल में आपका 8 लाख करोड़ क्या है? लॉन्ग टर्म डेप्ट फंड्स हैं। ठीक है, उसमें देखो 3.3 लाख करोड़ तुम्हारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, करेक्ट। अब देखो इसमें से 80% वो कमर्शियल पेपर सब्सक्रिप्शन है। क्या होता है कमर्शियल? कोई भी कंपनी अपना इशू कर रही है, पेपर इशू कर रही है, पेपर इशू करती है और पैसा उठाती है ना, याद करो बताए थे ना कमर्शियल पेपर मतलब कोई भी कंपनी, सरकार नहीं करती है, सरकार तो ट्रेजरी बिल करेगी, सरकार पास में दोनों है, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म भी है। यस, ये जो कमर्शियल पेपर है कौन इशू करता है? प्राइवेट करता है, कंपनी करता है। तो कंपनी इशू करके कितना 80% तक वो करता है, होल्ड करता है पैसा वहाँ पे। तो 80% तुम्हारा किसका है? कमर्शियल पेपर सब्सक्रिप्शन का है, 10% तुम्हारा NBFC फाइनेंसिंग का है, और 60% तुम्हारा कॉर्पोरेट बॉन्ड फाइनेंसिंग है। तो ये तुम्हारा बताया कि म्यूचुअल फंड में ये जो तुम देख रहे हो 40 लाख करोड़ का, इसमें अलग अलग कंट्रीब्यूशन क्या है, तो तुम्हारा लगभग इसमें 80% केवल कमर्शियल पेपर का सब्सक्रिप्शन वाला है। ये होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो, फॉर मोर क्लियरिटी ऑन दिस चेंजेस, तो अब ये जो चीज़ आया है देखो वहाँ पे लिखा गया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा अप्रैल 1, 2023 के बाद, ठीक है, अब वो पहले वाला नहीं मिलेगा। कंसेशनल टैक्स रेट जो 20% मिलता था और साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता था, आपको 3 साल रखने के बाद वो चीज़ आपका ख़त्म हो जाएगा, वो चीज़ अब नहीं मिलेगा जो पहले आपको मिल रहा था। ठीक है, लिखा गया है, देखो वहाँ पे अच्छे से देखो। इसका मतलब क्या हुआ? दिस वुड मीन दैट द कैपिटल गेन्स फ्रॉम द डेप्ट फंड
या इंटरनेशनल फंड या फंड ऑफ फंड एंड गोल्ड फंड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर होल्डिंग विल बी टैक्स एट द इंडिविजुअल रेलेवेंट टैक्स स्लैब। कहने का मतलब है कि कहीं से भी आपको पैसा मिले तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से ही आपको काटेगा, जैसे बैंक के इंटरेस्ट में काटता है। बैंक के इंटरेस्ट में तुम 5 करोड़ जमा कर दिया, तुमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो काट के मिलेगा कि भाई ये 5 करोड़ है, पैसा वाला आदमी है। इस तरह गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो ना, मान लो कि तुम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो 5 करोड़, तो तुमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी काट के मिलेगा, तो अब यहाँ पे भी काट के मिलेगा तुमको, सब बराबर कर दिया गया, चाहे वो बैंक डिपॉजिट का बात हो, चाहे आपका गोल्ड फंड का बात हो, ठीक है, या फिर फंड ऑफ फंड का बात हो, या इंटरनेशनल फंड का बात हो, हर एक चीज़ को बराबर कर दिया गया है ताकि कोई तरह का एबनॉर्मल ना हो, सब बराबर हो जाए। समझ गए स्टूडेंट, ये चीज़ है। आगे देखो, हाइक इन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये बताया ना जस्ट अभी कि 25% तुम्हारा फ्यूचर के ऊपर कर दिया जाएगा और ऑप्शन के ऊपर भी कर दिया जाएगा। फ्यूचर और ऑप्शन बता चुका हूँ मैं तुम लोग को क्या क्या होता है ये, ठीक है। और किसके लिए है, देखो जिसका 1 करोड़ है उसके लिए है तुम्हारा। और देखो ऑन सेल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो तो बढ़ा के तुम्हारा 25% कर दिया गया है। देखो वही बोला कि इट मे नॉट इम्पैक्ट मच, बट इसका असर नहीं पड़ेगा। इसका असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि देख सकते हो नीचे जो सबसे लास्ट लाइन में लिखा गया है कि 99% जो स्टॉक डेरिवेटिव है क्या है तुम्हारा, वो ऑप्शन का है, वो फ्यूचर का नहीं है, तो असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो स्टॉक ये तुम्हारा जो ऑप्शन का है, ऑप्शन क्या है, लेस रिस्की है एज कम्पेयर टू डेट वन फ्यूचर, इसलिए ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। समझ गए स्टूडेंट। आगे देखो, टैक्स ऑन रीट्स एंड इनविट्स। देखो टैक्स ऑन रीट्स एंड इनविट्स में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर समझ लो कि इसको भी कम किया गया है। इसलिए कम किया गया है ताकि अट्रैक्ट हो, क्योंकि टैक्स कम लगाओगे तब ना लोग सब मोबाइलाइज लोग सब जाएगा पैसा देने के लिए, उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। और हाँ लास्ट देखो यहाँ पे जो तुम्हारा ये नेशनल पेंशन सिस्टम, अब याद करो तुम लोगों को बताया था कि ओल्ड पेंशन सिस्टम 2004 के पहले लागू होता था। 1 जनवरी 2004 के बाद न्यू पेंशन सिस्टम स्टार्ट हो गया हमारे भारत में। और न्यू पेंशन सिस्टम जो है वो उसमें क्या है कि एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, करेक्ट, याद है ना तुमको। तो इस चीज़ को लेके एम्प्लॉय वाले लोग बोल रहे हैं कि गलत है, पहले कितना बढ़िया मिलता था। और दूसरा बात है कि बहुत सारा जो स्टेट है वो क्या बोल रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, तो उस चीज़ को लेके प्रॉब्लम है। अब कोई सरकार इसलिए जीत रहा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे आपको। पंजाब में देखो ना बाबू, मुझे आ रहा है पंजाब में, तो इस चीज़ को लेके बोल रहा है सरकार की एक कमेटी बनाएंगे और देखेंगे कि अभी जो NPS है, नेशनल पेमेंट सिस्टम, उसमें क्या दिक्कत है, क्यों एम्प्लॉय लोग कंसर्न दिखा रहे हैं, इस चीज़ को ठीक करने के लिए। दैट्स इट। समझ में आया, मोटा मोटी आइडिया आया ना जी, बिल्कुल यही है, देख लो ना, एक एक लाइन नहीं बताएं, जो मेन चीज़ है वही बता दिए। देखो 106, देखो 27 मिनट लगा है समझाने में, ठीक है, अब उतना टाइम नहीं लगेगा। देखो GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी गवर्नमेंट बजटिंग से है तुम्हारा, 30 मार्च 2023 को आया था स्टूडेंट। इसमें देखो ये तो गड़बड़ हो गया। अब क्या बोल रहा है कि नॉन रेसिडेंट्स जो बाहर के लोग हैं वो भी अब एंजल टैक्स प्रोविजन में आएगा। तो पहले समझ लो कि एंजल टैक्स किसके ऊपर लगता है, स्टार्टअप के ऊपर, और भी स्टार्टअप अनलिस्टेड स्टार्टअप। अनलिस्टेड स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, अनलिस्टेड स्टार्टअप जो होगा हमेशा प्राइवेट स्टार्टअप होगा, और जो तुम्हारा शेयर मार्केट में नहीं लिस्टेड है, दैट्स कॉल्ड अनलिस्टेड। और एक तुम्हारा जो एक छूट जो है कि अनलिस्टेड यदि स्टार्टअप यदि पहले से ही DPIIT से रजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं, उसको छूट है। क्यों, क्योंकि DPIIT एक स्पेशल कैटेगरी A और कैटेगरी B टाइप का अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी दिया है कि वो लोग यदि इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सुनो यहाँ पे समझो बच्चे लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो, अभी तक तो तुम लोग को यही पता था कि DPIIT से रजिस्टर्ड हो तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आखिर DIPPT और क्या चीज़ कर रहा है, तो DPPIT से तुम्हारा जो एंजल इन्वेस्टर होगा, जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होगा, वो लोग भी रजिस्टर्ड है और वो लोग पैसा इसको देगा। इधर ये भी रजिस्टर होना चाहिए, जो पैसा देने वाला है वो भी रजिस्टर होना चाहिए, और जो अनलिस्टेड है ये भी रजिस्टर्ड है, तो पैसा इधर से मिलेगा इसको। और ये सब तुम्हारा DPIIT के अंडर होगा, गाइडेंस में होगा ये चीज़। व्हाट अबाउट द अदर, दूसरे का क्या, जो तुम्हारा DPIIT से रजिस्टर नहीं है उसका क्या, और दूसरा एंजल इन्वेस्टर क्या जो DIPPT से रजिस्टर नहीं है उसका क्या। तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे फंसा। और बाहर से जब टैक्स, जो बाहर से पैसा आ रहा है उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हो आप। तो जो भी अच्छा खासा आपका बना, यूनिकॉर्न कंपनी सब बना है रिसेंट टाइम में, सब बर्बाद हो जाएगा इसमें। तो देखो वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे कि एंजल टैक्स। देखो अब एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस उस समय किया गया था, एंटी अब्यूज मेजर इन 2012 में किया गया था ये चीज़।
ठीक है, अब वो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, करेक्ट, कि आप 30% तक आप टैक्स ले सकते हो। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम तुमको बताए थे कि स्टार्टअप का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि इसका शेयर मार्केट कितना, शेयर वैल्यू कितना होगा। जैसे मान लो करीब 50,000, अभी 50,000 है, तो अब जो बाहर से जो इन्वेस्ट करने वाला है या डोमेस्टिक जो इन्वेस्ट करने वाला है उसका स्पेकुलेशन हाई होता है कि भाई ये स्टार्टअप में काम कर रहा है, भले ही इसका फेयर मार्केट भले ही 5,000 है, वो 20,000 लगा देगा उसके ऊपर, यानी कि एक शेयर का दाम होना चाहिए 5,000, तो वो 20,000 के हिसाब से लगा दिया। अब 20,000 लगाएगा तो जानते हो सेबी क्या बोलेगी कि 15,000 के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। हम बताए थे ना पिछले बार, ये तो गलत बात हो गया फिर, क्योंकि स्टार्टअप किस रेट से बढ़ सकता है किसी को नहीं पता है। स्टार्टअप का जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। तो अब जितने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, बाहर के इन्वेस्टर, वो तो इस चीज़ का स्पेकुलेशन करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया कि भाई इसका तो शेयर प्राइस होना चाहिए 5,000 और दे रहा है 20,000, तो 15,000 को ऐसा ट्रीट करा कि एज इफ उसका इनकम है। वो तो इनकम नहीं है उसका इनकम नहीं है। इस स्थिति में तुम उसको 15,000 पे तुम इनकम टैक्स लगा रहे हो, तो कितना सार्थक है ये चीज़। ये तो जो भी बनाया हुआ आपका स्टार्टअप है सब बर्बाद हो जाएगा। वही पहला पॉइंट में बताया गया है, समझ गए स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे वही इनकम टैक्स इज सपोज टू बी ऑन प्रॉफिट। आपका जो इनकम टैक्स है वो प्रॉफिट पे होना चाहिए, वो बीच के गैप पे नहीं होना चाहिए। बीच के गैप पे 15,000 पे नहीं होना चाहिए, समझ गए, वही लिखा गया है, समझ लेना। आगे देखो, अब देखो DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप पे तो आप लगा नहीं रहे हो, उस पर तो नहीं लगा रहे हो, बताए थे ना DPIIT रजिस्टर्ड वाला जो होगा उस पर तो नहीं लगा रहे हो। मैं कितना रजिस्टर्ड है, सबसे सवाल ये है। और जो भी रजिस्टर्ड है तो उसके साथ तो सेबी ने वो भी रजिस्टर किया कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 टाइप का अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड मतलब वो भी तुम्हारा एक स्टार्टअप की तरह काम करेगा, जो पैसा इसको देगा जो रजिस्टर्ड है पहले से, यानी कि दोनों ही रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप भी रजिस्टर्ड है और जो फंड देगा वो भी रजिस्टर्ड है। मैं सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में इतना बड़ा इकोसिस्टम है स्टार्टअप का, और जो बन गया उसमें कितना तुम्हारा है, चाहे एंजल इन्वेस्टर रजिस्टर्ड है या फिर ये रजिस्टर्ड है, बहुत कम है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का बहुत कम है। तो फिर जो बड़ा है 90% 95% का है वो तुम्हारा टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएगा। जब टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएगा और आप इनकम टैक्स लगा दोगे तो जो भी बनाया हुआ चीज़ है, जो आपने 5 साल मेहनत किया है, वो सब पूरा आपका जीरो हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट। आगे देखो, ड्यूरिंग द टाइम्स अब आप देखो अभी स्थिति ऐसा है कि फंडिंग विंटर है ना, जैसे सिलिकॉन बैंक वैली का भी देखें तो फंडिंग विंटर, यानी कि विंटर के टाइम में पैसा नहीं दे रहा है, कम पड़ रहा है। और ऐसे केस में आपने क्या किया, आपने कहा कि आप NRI के ऊपर भी, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, जो बाहर से पैसा लेके आने वाले हैं, प्राइवेट इक्विटी के ऊपर भी जो बाहर से आ रहे हैं, उस सब के ऊपर आप टैक्स लगाओगे। तब तो एक तो ऐसे पैसा नहीं मिल रहा है स्टार्टअप को, स्टार्टअप का और भी पैसा सुकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा, सेलो हो जाएगा। समझ रहे हो ना। पहले क्या था, बाहर से पैसा देता था ये लोग, क्यों बोलता था कि हमारे ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा, और ये लोग खूब बटोरता पैसा। तो अभी देखो इसमें ऑथर ने बहुत ही अच्छे से समझाया है इस चीज़ को कि यदि आपको करना था तो ये बहुत पहले करना था ये चीज़। अब जब वेल फ्लेज सिस्टम डेवलप्ड हो गया और अब अचानक कर रहे हो, तो ये जो इंटरेस्टेड है बाहर से पैसा आना, वो रुक जाएगा, तो इसकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। यदि आप पहले करते तो पहले आप करते ये बोल के कि चलो ठीक है ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी आ रहा है, तो पहले करते तो अलग। अभी ब्लैक मनी नहीं आ रहा है, क्यों? ब्लैक मनी को रोकने के लिए आपने बहुत बेहतरीन काम किया है 5 साल में, आपने बहुत रोका है। आपने फेमा एक्ट से काम किया है, आपने नोटबंदी किया है, आपने GST किया है, आपने राउंड ट्रिपिंग पे काम किया है, तो काम तो आपने किया है। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट बनाया है आपने ढेर सारा काम किया है। तो अभी क्यों, जब वेल फ्लेज बन गया तो अभी क्यों? सवाल यही है। यहाँ पे भी देखो वही बोला कि कैपिटल जो रेज्ड होगा नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर जो करेगा, अब उसको भी आपने फेमा रूल्स लगा दिया। फेमा रूल जानते हो ना, फाइनेंशियल एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है, जो कि पहले से ही नो योर कस्टमर वाला चीज़ है पहले से ही प्रेजेंट, और फिर से नया स्टिपुलेशन दे रहे हो, सेम चीज़ तुम फिर से दे रहे हो, बोलोगे अब फिर से ये भी लागू होगा तुम्हारे ऊपर। तो बाहर से जो इन्वेस्टर है वो डिमोटिवेट कर जाएगा कि टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ नियम कायदे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला हो गया। देखो वही बोला कि नाउ स्टार्टअप इकोसिस्टम इज वाइब्रेंट। अब हमारा बहुत वाइब्रेंट है, क्यों? क्योंकि हमने यूनिकॉर्न कंपनी को प्रोड्यूस किया है, और ऐसी स्थिति में आप रोक देते हो तो जो भी चीज़ है सब खत्म हो जाएगा। अभी देखो आपका इनोवेशन, आपकी स्टार्टअप बेस इनोवेशन आया, वैल्यू एडिशन आया, एम्प्लॉयमेंट आया, यस इतना कुछ अचीव हुआ है, और अचानक आप रोकोगे तो इनोवेशन, वैल्यू एडिशन, एम्प्लॉयमेंट सब धरा का धरा रह जाएगा। समझ गए स्टूडेंट। एंड नाउ देखो यही बोला लास्ट, बहुत अच्छा बोला गया कि देखिए आप क्यों लगा रहे हो,
आपको लग रहा है फेमा लगा रहे हो, नो योर कस्टमर, फिर से ले रहे हो, उसका आईडी ले रहे हो आप। अरे अब तो बहुत आसान हो गया, पैन नंबर से पता चल जाता है कितना पैसा क्या क्या लिया है। आपके पास तो टैक्स ट्रेल वाला अवेलेबल है सबके पास। फार्म 26 पता है तुम लोग को? फार्म 26, फार्म 26 भारत में एक फार्म है। फार्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, इंस्टीट्यूशन है जो पता करता है फाइनेंशियल ट्रेल सब। कैसे? पैन कार्ड से। पैन कार्ड से पता चलता है। यदि पैन कार्ड देखोगे तो यस आप बता सकते हो कि ऐसा सब हुआ है, इतना इतना ट्रांजैक्शन हुआ है। बात समझ गए? तो फाइनेंशियल ट्रेल वेरी वेरी इजी। फाइनेंशियल ट्रेल का मतलब क्या है कि एक स्टार्टअप कितना खर्च कर रहा है, कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, इसका पैसा कहाँ गया, फिर कैसे आया, तो पैन कार्ड से आराम से पता चल जाता है ना। उसके लिए फार्म 26 है हमारे भारत में। फार्म 26 नाम ही है, पता कर सकते हो जाकर गूगल में जाकर। तो वो जब चीज़ कर ही रहा है, फाइनेंशियल ट्रेल है, तो अब नया नया स्टिपुलेशन क्यों लेके आ रहे हो? इससे गड़बड़ हो सकता है। अच्छा खासा आपका बना हुआ स्टार्टअप आपका खत्म हो सकता है। वही सब चीज़ लिखा गया वहाँ पे। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। बात समझ में आ गया ना स्टूडेंट? यस, आई हैव कवर्ड। अब यहाँ पे समझते हैं 107, वाई डू कंट्रीज अप्रोच IMF फॉर बेल आउट। बिल्कुल मैं इसको आराम से बताऊंगा, तो ये बहुत ही मस्त एडिटोरियल सही है। आखिर IMF ही क्यों अप्रोच करता है? ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन है तुम्हारा। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फॉर आर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। ये 28 मार्च को आया था 2023। यहाँ पे देखो श्रीलंका। अब देखो श्रीलंका और पाकिस्तान का पहले जनरल व्यू लेते हैं। आखिर क्या क्या दिक्कत हुआ इस कंट्री में? देखो कई बार ना स्टूडेंट अल्ट्रा नेशनलिज्म भारी पड़ता है किसी भी कंट्री के ऊपर। क्या होता है अल्ट्रा नेशनलिज्म? तुम यदि श्रीलंका का हिस्ट्री देखोगे ना अभी रिसेंट टाइम में, तो बुद्धिस्ट लोग को खुश करने के लिए बहुत दुनिया भर का चीज़ लगाया उसने, बुद्धिस्ट लोग को खुश करने के लिए। सिन्हालीस जानते हो कितना प्रॉब्लम है ऊपर, सिन्हालीस। तो ये इन लोग को खुश करने के लिए, साधने के लिए ना DBT भेज रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये नहीं देख रहा है कितना कमाई है। आपने रातों रात ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो कर दिया, प्रमोट कर दिया, और जो बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर आता था उसको बंद कर दिया। एक दिन का डिसीजन हो सकता है क्या? ये एक ही दिन में आपने बंद कर दिया, आपका एग्रीकल्चर पूरा मरा गया वहीं पे। जानते हो ना श्रीलंका में क्या हुआ कि रातों रात डिसीजन लिया गया कि हम पूरा श्रीलंका ऑर्गेनिक बनेंगे। बनो ऑर्गेनिक, सब पूरा बर्बाद हो गया तुम्हारा। और दूसरी बात है कि चाइना के साथ जानते हो ढेर सारा पैसा लो, बाद में क्या किया चाइना? चेक बुक डिप्लोमेसी हमन टोटल ले लिया 99 ईयर्स के लिए, और उसके बाद अलग ही टेंशन यहाँ पे। आज जितना भी, एक तो ऐसे श्रीलंका का बात करेंगे, श्रीलंका में तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस भी है अंदर, सब अपना ही गोतिया लोग वहाँ पे रूल करता है ना। 5 गो एक ही घर का आदमी है जो इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है। सोचो तो ये देश कभी तरक्की करेगा? अब 5 मेरिटोरियस होगा ऐसा तो बहुत मुश्किल है। ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे ना श्रीलंका में जो इंटेलिजेंट होंगे, 5 तो जरूरी नहीं है कि उसी लेवल पे होगा, 1-2 तो फंडूसबाज होगा ही उसके अंदर। और 5 आदमी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भाई है, बताओ, जो सबसे रियल पावर है। संविधान में संशोधन करके कभी प्रेसिडेंट को आगे बढ़ा देता है और कभी प्राइम मिनिस्टर को आगे बढ़ा देता है। दो भाई भैया दोनों बढ़िया से मिलकर कर रहा है काम। तो ये स्थिति खराब है। और उसका देखो दूसरा तो है कि देखो सब चीज़ खराब है, और दूसरा चीज़ एक सिचुएशन भी ऐसा बन जाता है। अब देखो श्रीलंका टूरिज्म के लिए जाना जाता है स्टूडेंट। कोविड-19 में क्या हुआ? क्यों जाएगा लोग? टूरिस्ट लोग बंद हो गया, तो इसका असर पूरा इकोनॉमी पे पड़ा है। अब पूरा इकोनॉमी क्रैश कर गया। जब पूरा इकोनॉमी क्रैश कर गया तो जाएगा दौड़ते हुए IMF के पास, और IMF से बोलेगा कि थोड़ा पैसा चाहिए। तो IMF कब पैसा देगा? IMF तब पैसा देगा जब श्रीलंका किसके साथ लैंड लिया था, भाई किससे कर्जा लिया था? तो इंडिया से कर्जा लिया था श्रीलंका ने, चाइना से कर्जा लिया था, और भी बड़े बड़े कंट्री से कर्जा लिया था। तो पहले IMF पूछेगा हमसे, इंडिया से पूछेगा, चाइना से पूछेगा बेल आउट पैकेज दे, तो हमने बोला कि दे दीजिए, चाइना ने भी बोला दे दीजिए, तब जाके रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। बट ये जो रिस्ट्रक्चरिंग होता है कुछ शर्त के साथ होता है ना। अब वो जो शर्त होता है बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि अब पहले आंख बंद करके जो आप DPT देते थे, लोगों को देते थे, सब्सिडी देते थे, सब सब्सिडी खत्म। अब टैक्स ज़्यादा लगेगा। एक तो पहले ही क्राइसिस में है आप, पहले ही इन्फ्लेशन आपका 20% है, 30% है, अब इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, अब टैक्स और लगेगा। स्थिति क्या होगा? शॉर्ट टर्म में स्थिति बहुत ही दयनीय होगा, मगर लॉन्ग टर्म में क्या होना? लॉन्ग टर्म में इस चीज़ अपने आप ठीक होते चला जाएगा यदि पास्ट एक्सपीरियंस से सीखे तो। और ये सेम स्थिति पाकिस्तान के लिए भी है। पाकिस्तान में 35% तुम्हारा इन्फ्लेशन है, तो वो भी बेल आउट देगा, तो वो भी शर्त पे ही देगा स्टूडेंट। बात समझ में आ गया ना? ये मोटा मोटी दोनों कंट्री का एक ही स्थिति है।
बेल आउट के लिए जा तो रहा है। अब देखो पाकिस्तान का इशू क्या है, पाकिस्तान को पता है कि हमारा घर बर्बाद हो रहा है, उसके बाद भी श्रीलंका इसको कश्मीर को लेकर उठता है, राष्ट्रभक्ति जगाता है आदमी लोग के अंदर। तो ऐसा राष्ट्रभक्ति का क्या काम है, पहले अपना ठीक करिए। अभी देखते हो वहाँ पर पोटैटो तुम्हारा 100 रुपया 200 रुपये किलो है, आता है तो रील बनता है उसका। हाँ आटा, ये रमजान में बेचारा लोग ये खा नहीं पाया ठीक से, लोग जो अभी चल रहा है ना कुछ उसमें खा नहीं पाए लोग, ये स्थिति है। उससे बढ़िया तो हमारा इंडिया का मुस्लिम लोग है, खूब मज़े में है। हाँ खूब मज़े में है ये लोग। अब बेचारा लोग अब नॉन वेज भी खाना छोड़ दिया लोग पाकिस्तान में, क्योंकि गोश्त लगता है, महंगा लगता है। तो अब ये लोग आलू का वो फ्रेंच फ्राइड बना के ना खा रहा है, अब तोड़ेंगे रमजान। ये हालत हो गया है पाकिस्तान, देखना ना तुम, आ जाएगा उसमें। ये क्यों हुआ है, फॉल्टी तरीका है गवर्नमेंट का, जो तरीका है ना फॉल्टी। अब देखो ना वहाँ पे एक तो लीडरशिप का भी कमी है, लीडरशिप का कमी नहीं है क्या? शरीफ जो है वो शरीफ रियल में थोड़ी है। इमरान खान देखो वो एक पैरेलल फोर्स बन के उसको दबाने के लिए चला है पूरा, क्यों देखता नहीं है? वो गया है, वो उसके अंदर कोर्ट के अंदर गया था तो वो बुलेट प्रूफ वो उसको ढक के ले गया था उसको अंदर। समझो, अब समझो विद दिस वर्ड्स, ये समझो। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला कि ठीक है, हम $3 बिलियन का हम श्रीलंका को दे रहे हैं, ठीक है, पैकेज दे रहे हैं। और उसके लिए देखो पाकिस्तान के लिए बोला कि ठीक है तुमको बाबू हम $1.1 बिलियन का देंगे बेल आउट, ठीक है। श्रीलंका को दिया तो पहले हमारे कंट्री से या चाइना से पहले परमिशन लिया कि दे कि नहीं दे, हम लोगों ने परमिशन दे दिया, ठीक है। तो बोथ कंट्रीज हैव विटनेस, देखो दोनों कंट्री का स्थिति क्या है कि प्राइस राइज हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया। और बताओ इन लोगों का इतना स्थिति खराब है, इंपोर्ट कवर तो है ही नहीं। श्रीलंका का पाकिस्तान का जानते हो 2 वीक्स तक भी इंपोर्ट कवर नहीं है। जनरली कितना होना चाहिए, 9 मंथ के लिए होना चाहिए। अभी भारत में 8 to 9 मंथ के लिए है, एक टाइम में 14 मंथ के लिए भी था हमारे पास, मैं भी कम हो गया है। मैं कोई बात नहीं, और भी बहुत, हम तो बहुत आगे हैं, ये लोग कंट्री छोड़ो, हम लोग बहुत आगे हैं इन लोग कंट्री कंपेयर करेंगे तो ये दिक्कत है। देखो वहाँ पे, और इन लोगों का जो करेंसी है वो तो हद ही घट गया ना। डॉलर देखो कब डॉलर घटता है, डॉलर के हिसाब से कब करेंसी घटता है। अब देखो श्रीलंका पाकिस्तान में प्रॉब्लम आया, वो लोग छाप रहा है, जिन्ना को छाप रहा है बैठ के। तो जिन्ना ऐसे भी जिस करेंसी में होगा वो करेंसी जाएगा ही नीचे, चला गया, क्योंकि आपका करेंसी सॉफ्ट करेंसी है। सॉफ्ट करेंसी कभी भी एडमिसिबल नहीं कि आप छापो, अब छापोगे तो इन्फ्लेशन आएगा तो पूरा खत्म। अब देखो इंपोर्ट कवर नहीं है तुम्हारे पास कोई एफडीआई नहीं आ रहा है, ये विशियस साइकिल है और ये और बर्बाद कर देगा। ये साइकिल ऐसा है कि एक दूसरे को पुश करेगा, दूसरा तीसरे को पुश करेगा, पुश करते करते पूरा खत्म। और यही हुआ है श्रीलंका और पाकिस्तान में। बात समझ में आ गया ना स्टूडेंट? देखो वही बोल रहा है कि ये स्थिति बहुत ख़राब है। एग्जीक्यूटिव का देखो मिसमैनेजमेंट, कुछ ढंग से काम ही नहीं किया है। करेंसी देखो, सेंट्रल बैंक जो करेंसी कर रहा था उस पर प्लानिंग कर रहा था, वो भी करने नहीं दिया, एग्जीक्यूटिव बार बार उसको इंटरफेयर किया है। तो ये सभी रीजन के वजह से ना श्रीलंका पाकिस्तान का स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो थोड़ा IMF के बारे में समझते हैं कि IMF क्या है। IMF जानते हो 1945 में बनाया गया था एज अ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, वहाँ से निकल के आया था, इसलिए ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है वर्ल्ड बैंक और IMF को, बताए थे बहुत पहले। प्राइमरी गोल क्या है, देखो प्राइमरी गोल गजब है इसका IMF का। प्राइमरी गोल ये है स्टूडेंट कि कोई भी कंट्री अपना करेंसी को डिवैल्यू करता है तो उसको देखना। देखो डेलिबरेटली करेंसी को डिवैल्यूएशन किया आता है ना, ताकि एक्सपोर्टर को फायदा हो। चाइना देखो, चाइना 30 साल से यही कर रहा है, तो बार बार तो चाइना पे आरोप लगता है कि ये तुम्हारा करेंसी वार कर रहा है। और चाइना देखो मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो जानबूझ के अपने एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या करता है, करेंसी को मैनिपुलेट करता है। और ये चीज़ 1945 में ही समझ लिया गया था। और IMF बनाने का पीछे का लक्ष्य यही है, क्योंकि करेंसी डेलिबरेटली कोई भी कंट्री कोई भी करेंसी को डिवैल्यू कर रहा है डेलिबरेटली, तो उस चीज़ को देखिए। देखो वही चीज़ बताया गया है। प्राइमरी गोल क्या है, टू ब्रिंग अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन टू प्रिवेंट कंपीटिंग करेंसी डिवैल्यूएशन बाय कंट्रीज ट्राइंग टू प्रमोट देयर ओन एक्सपोर्ट। समझिए, इस चीज़ को रोकने के लिए बनाया गया था। उसके बाद देखते हो, उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ कि IMF का थोड़ा सा स्वरूप चेंज हुआ। अब बाद में उसको लास्ट रिसोर्ट के रूप में रख दिया गया। लास्ट रिसोर्ट मतलब क्या कि कोई भी कंट्री मरने की स्थिति में है, क्राइसिस में है, तो सब तुम्हारा ऐसे लेके दौड़ेगा वहाँ पे कि हमको बेल आउट दो, दैट्स कॉल्ड लास्ट रिसोर्ट। इंडिया में लास्ट रिसोर्ट कौन है, RBI। यही 2021 का क्वेश्चन भी था, इंडिया में लास्ट रिसोर्ट कौन है, RBI है। वर्ल्ड में कौन है, IMF है। अब यहाँ पे देखो, हाउ डज दिस IMF हेल्प वेरियस कंट्रीज, तो कैसे हेल्प करता है। एक तो SDR से, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसमें अपना अपना कोटा होता है ना जी, ये कोटा है,
एंड कोटा इज इक्वल टू योर मनी। और देखो ये चीज़ लिबरलाइज किया गया था कोविड के टाइम में भी, और 2007 और 8 का जो क्राइसिस हुआ था याद करो, उस टाइम में भी इसको लिबरलाइज किया गया था, और कोविड के टाइम में भी इसको लिबरलाइज किया गया था, और बहुत सारे कंट्री को बहुत फायदा मिला था एसडीआर से। बात समझे स्टूडेंट? तो वही बोल रहा है कि देखो आईएमएफ जो बेसिकली लैंड करता है वो तुम्हारा एसडीआर के रूप में करता है, ठीक है। एसडीआर में क्या क्या है, 5 करेंसी है। देखो यूएस डॉलर का लगभग 46% वेटेज है, यूरो का लगभग 26% वेटेज है, चाइनीज यान का लगभग 12% वेटेज है, उसका जापानीज एंड ब्रिटिश पाउंड, ये 5 करेंसी होते हैं एसडीआर में। और सब, और देखो इस हिसाब से देखा जाए तो यूएस डॉलर और यूरो दोनों को जोड़ोगे 70% हो जाएगा। तो जो मेजर चंक है एसडीआर में कौन है, ये 2 करेंसी है, समझ गए ना। आगे देखो, तो व्हाट अबाउट द अदर प्रोग्राम, देखो ये समझ लेना, ये नीतीश ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर प्रोग्राम क्या क्या करता है आईएमएफ? एक तो हम समझ गए एसडीआर आईएमएफ का है, ये देखो एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी आईएमएफ ही देता है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन आईएमएफ ही देता है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट आईएमएफ ही देता है। अब इस सब का डेफिनेशन जाकर पता कर लेना एक एक चीज़ का, क्योंकि पूछेगा तुमको कि एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी कौन सा संस्था से रिलेटेड है, आईएमएफ से रिलेटेड है। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन किससे रिलेटेड है, आईएमएफ से रिलेटेड है। इस तरह पूछता है, समझ गए। इसका हर एक का डेफिनेशन निकाल लेना और इसका एक एक मीनिंग निकाल लेना। अर्जेंट मनी, देखो विच दे रिसीव इज लाइकली टू गो फॉर इंपोर्टिंग एसेंशियल आइटम्स एंड ऑल्सो टू पे देयर फॉरेन डेब्ट। जो अर्जेंट मनी होता है वो दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि यदि आपके पास इंपोर्ट कवर नहीं है तो उस समय आप बाहर से सामान मंगवा के अपने कंट्री में रख सकते हो, इसलिए दिया जाता है, दैट्स अर्जेंट मनी। यहाँ पे देखो वही बताया गया कि वाई डू कंट्रीज सीक एंड आईएमएफ बेल आउट, आखिर आईएमएफ बेल आउट क्यों चाहिए, वही विशियस साइकिल, यानी कि एक खराब हुआ तो आपका खराब होते चला जा रहा है सभी चीज़, और स्थिति ऐसा हुआ कि आपके पास पैसा ही नहीं है। एक तो पॉपुलिस्ट मेजर आपका, अल्टरनेशनलिज्म, इसके वजह से इन्फ्लेशन दुनिया भर का हो जाएगा, तो एफडीआई नहीं आएगा, एफडीआई नहीं आएगा तो खत्म हो जाएगा पूरा। तो वही चीज़ है कि देखो श्रीलंका और पाकिस्तान में दोनों कंट्री में क्या हुआ, डोमेस्टिक प्राइस बहुत राइज हुआ, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा वहाँ पे। जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका करेंसी का जो वैल्यू है वो घट जाता है। जैसे मान लो कि पार्ले जी बिस्किट हमको 5 रुपये मिलता है, 5 रुपये देते हैं, और वही चीज़ हमको 10 रुपये में मिलने लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये इक्वल टू 10 रुपया हो गया, ये नहीं हुआ मतलब। जब इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री में बढ़ता है वो भी 20% 30%, तो आपका करेंसी डिक्लाइन कर रहा है आपका वैल्यू, तो वही हुआ यहाँ पे। सच क्राइसिस देखो इसका, और इसका सबसे बड़ा रीजन है मिसमैनेजमेंट, यानी कि सेंट्रल बैंक को जो करना चाहिए था तो गवर्नमेंट का यहाँ पे बार बार तुम्हारा इंटरफेरेंस है, तो जो सेंट्रल बैंक का जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो पाया। प्रूडेंशियल मैनेजमेंट जो बात करते हैं हर समय हम लोग, प्रूडेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पाया। सेंट्रल बैंक देखो बार बार प्रेशर में है एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, और वो अपने हिसाब से पैसा छाप रहा है पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग करने के लिए। जानते हो पॉपुलिस्ट मेजर बहुत खतरनाक है, अब कंट्री तुम्हारा डूब रहा है, तुम लालटेन दे रहे हो सबको, तुम लैपटॉप दे रहे हो सबको, क्या वो उचित है ये चीज़? तो अल्टरनेशनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इस क्राइसिस के टाइम में नहीं होना चाहिए। इवेंचुअली देखो क्या होगा, ओवरऑल मनी का तुम्हारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब तुम स्पेंडिंग कर रहे हो, पैसा छाप के भेज रहे हो, तो एक ही बार करेंसी सरप्लस हुआ, करेंसी चला गया, करेंसी चला जाएगा तो क्या इन्फ्लेशन आएगा ना। हमने देखा है, इनफैक्ट हमने देखा कि यूरोप में भी इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है, ये इसलिए हुआ क्योंकि कोविड के टाइम में खूब छाप के ये तो दिया है, और अभी ये अल्टरनेशनलिज्म के चक्कर में ये पैसा खूब छाप रहा है, दे रहा है, तो स्थिति पूरा खराब हो जाएगा। तो इवेंचुअली क्या हुआ, एक्सचेंज वैल्यू जो करेंसी का वो ड्रॉप हो गया, पूरा ड्रॉप हो गया, बर्बाद, खत्म, डर गई, डरना चाहिए। देखो श्रीलंका है हम, पाकिस्तान है हम, ये स्थिति हो गया हमारा। देखो व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्सचेंज, अब देखो क्या होगा जब एक्सचेंज वैल्यू खत्म हो गया तो इसका असर पड़ेगा आपका। अब जब आपका एक्सचेंज वैल्यू ही कम हो गया, सडनली घट गया, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा आपका? आपका बाहर से पैसा कम डॉलर आ रहा है, अब आपके पास डॉलर भी नहीं है कि आप इंपोर्ट कवर कर सकते हो, तो विशियस साइकिल हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए ना। देखो अंडर सच सर्कमस्टेंसेज द कंट्रीज आर फोर्स टू, क्या करेगा, आईएमएफ पास दौड़ेगा, अब बोलेगा कि ठीक है आप जो भी शर्त लगाओगे हम शर्त मानने के लिए तैयार है। अब वो जो शर्त लगाएगा तो बहुत कड़क शर्त होगा, और जो पीपल पहले से ही त्रासदी में है, दिक्कत में है, वो और दिक्कत में आ जाएगा। हाँ, मगर ये जो दिक्कत होगा ये कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होगा। जैसे हमारे कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए दिक्कत, उसके बाद तो ये जो अभी बाद का जो चिकना लोग है वो तो बहुत खुश रहेगा। और यही चीज़ यदि नेहरू जी कर देते, अब तो अभी तक तो बहुत नॉर्मलाइज हो जाता है, इतना तुम्हारा ये जो कश्मीरी पंडित का जो हाल हुआ था ये नहीं होता। हाँ, ऐसे ही पीओके तक चले गए थे हम लोग, लाल बहादुर शास्त्री बोले कि छोड़ दो, रहने दो। हाँ,
रहने दो, बताओ इतना उदारवादी थे हम लोग। तो व्हाट अबाउट द अदर रीजन, और क्या क्या रीजन है देखो यहाँ पे, तो सब जो भी बताया वही। एक तो देखो श्रीलंका का ऑर्गेनिक पॉलिसी, श्रीलंका का उसे ब्लो हो गया, रातों रात आप चेंज करना चाहते हो, डीपीटी लाइक मैकेनिज्म, वो पूरा आपके पास पैसा ही नहीं है, पॉपुलिस्ट मेजर चला रहे हो आप, ठीक है। अब बजट बोरिंग कर रहे हो, बताओ इधर उधर से पैसा तुम ले रहे हो, इधर उधर से पैसा लोगे तो दिक्कत तो होगा ही तुमको, समझ गए ना। कोविड-19 में देखो टूरिज्म तुम्हारा गंदे तरीके से पिटा है, टी एक्सपोर्ट तुम्हारा पिटा है, जो चीज़ जो इकोनॉमी जाना जाता था जिस चीज़ के लिए आपका, वो सब आपका खराब हुआ है, और उसके बाद पॉपुलिस्ट मेजर चल ही रहा था आपका अलग से, समझ गए, बर्बाद। तो ओनरस कंडीशन, ये देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आईएमएफ कभी भी पैसा देती है तो ओनरस कंडीशन देती है, यानी कि स्ट्रिक्ट कंडीशन, यू हैव टू डू, ये आपको करना ही पड़ेगा। अब ये करने का मतलब क्या, कि बोलेगा कि बाबू क्रॉस सब्सिडी नहीं देना है, अब सब्सिडी वाला काम नहीं करना है, पब्लिक को नहीं देना है। अब देखो पब्लिक पहले से टेंशन में, और जो राहत मिल रहा था सरकार की तरफ से वो भी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो पब्लिक को तो बहुत दिक्कत होगा शॉर्ट रन में, ये चीज़ है। बट ये है कि इसको काउंटर करता है, काउंटर आर्गूमेंट ये है कि ज़रूरी है, इस तरह का ओनरस कंडीशन बहुत ज़रूरी है, किसके ऊपर, पाकिस्तान और श्रीलंका के ऊपर। क्यों, क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म में तो सुनो हो गया वो ख़त्म हो गया, उस समय हो गया वो एक तरह, हाँ वो हो गया, वो ख़त्म हो गया, बहुत आगे निकल चुके हैं, ट्रेन बहुत शताब्दी है, बहुत आगे जा चुका है, हो गया, हंसना उसी समय होता है। देखो तो कंडीशन आर एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ, देखो बोला कि बहुत ज़रूरी है, भले ही कंडीशन आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, बट ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, अदरवाइज ये कंट्री सब निकम्मा है, पीछे चला जाएगा। फिर यदि आईएमएफ इस तरह कंडीशन नहीं लगाता है तो ये जो लॉन्ग टर्म में भी उभर नहीं पाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ लेना स्टूडेंट सब वही है। इफ़ सच कंडीशन आर नॉट केप्ट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट कंट्रीज आर मोस्ट लाइकली टू स्क्वांडर द बेल आउट मनी, यानी कि जो भी पैसा उसको मिला वो भी पैसा बेकार में खर्च कर देगा वो। तो फिर तो ऐसी स्थिति में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ खर्च करवाना पड़ेगा उसको, खत्म कर दिया। अब देखो लास्ट वन, सिस्टमिक चेंजेस आर अर्जेंटली नीडेड इन साइंटिफिक रिसर्च इकोसिस्टम। देखो ना कब हमें मिला है ना, 1930 में सीवी रमन को मिला नोबेल प्राइज़, उसके बाद बताओ सब तुम्हारा झाल बजा रहा बैठ के, एक किसी को नहीं मिला नोबेल प्राइज़, क्या रीज़न है। और जब नेहरू जी आईआईटी से बना रहे थे, CSIR का गठन कर रहे थे, बड़ा संस्था का, तो उस समय बोला गया यू हैव टू डू इट, आपको रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाने होंगे, मगर नेहरू जी ने उतना ध्यान ही नहीं दिया। और ये चीज़ तुमको मनमोहन सिंह के टेन्योर से ही पता चलेगा। मनमोहन सिंह ने तो डायरेक्ट बोल दिया था कि यस चाइना हमसे आगे निकल गया रिसर्च में, और इस चीज़ को इस बार मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में समझा है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी हम डेवलप कर सकें, बात समझे। तो यहाँ पे देखो IISc प्रोफेसर जानते हो बेंगलोर के गौतम देसुराजू ने क्या कहा है कि आखिर बताओ इंडिया को 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला, उसके बाद कहाँ कुछ हुआ, कहाँ कोई ड्रग्स ट्रॉपिकल डिजीज़ के लिए आया है, हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी है ही नहीं टॉप में, है ना, यहाँ पे कोई पब्लिकेशन बेस्ट जर्नल का पब्लिकेशन ही नहीं है भारत में। हो क्या रहा है इंडिया में, इतना बड़ा आबादी, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये बोला गया चीज़ है। उतना ही नहीं, जो फिजिस्ट मेघनाथ साहा थे उन्होंने पंडित नेहरू को बोला था उस समय, ये काम करिए, आपको इंडिया का साइंटिफिक रिसर्च हब के रूप में भी तैयार करना, यानी कि यूनिवर्सिटी को आपको साइंटिफिक रिसर्च के लेवल पे आपको खड़ा करना होगा, बट लिसन नहीं किया गया इस चीज़ को उस समय, जो करना चाहिए था। IIT बनाना, देखो अभी भी तो IIT और MIT में कितना अंतर है, हमारा एक IIT दूसरा IIT में अंतर है। जब हम IIT MIT के लाइन पे बनाए हैं तो सब कुछ लाइन ही पे होना चाहिए। फिर अभी भी MIT बेस्ट होता है वर्ल्ड का 1 में, हमारा तो टॉप 100 में भी IIT नहीं आता है, और हमारा एक जो IIT है दूसरे IIT के बराबर नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम तो है। देखो तो 1950s में जो सलाह दिए थे मेघनाथ साहा, वो नेहरू जी नहीं किए। उतना नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 2012 में क्या बोलते हैं कि रिसेंट डिकेड्स में इंडिया का जो पोजीशन है साइंस में बहुत कम हुआ है, बहुत पीछे चले गए, और चाइना बहुत आगे निकल गया। तो अब प्रधानमंत्री से ये सुनना, व्हाट डज इट मीन, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम चीज़ों को। ये कब होता है, जब आप फाउंडेशन स्टेज में ही ठीक से काम नहीं किए, तो जाहिर सी बात आप पीछे हो जाओगे। आगे देखो, तो 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, यानी कि 3 एक्सप्लेनेशन हो सकता है जिसके द्वारा हम समझ सकते कि यस ये ज़रूरी था, हमारे लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी था। फर्स्ट वन देखो, बहुत खूबसूरत इन्फॉर्मेशन दिया गया है मेंस पर्सपेक्टिव से। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज पॉसिबल ओनली विथ साइंटिफिक रिसर्च,
यानी कि आपको टेक्नोलॉजी में नंबर 1 कंट्री बनना है, तो उसके लिए पॉसिबल है कि आपको बेसिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने होंगे। एग्जाम्पल देखो, यदि क्रिक और वाटसन का DNA डबल हेलिक्स मैपिंग वाला काम नहीं होता तो कहाँ से इतना वैक्सीन बनता? पॉसिबल ही नहीं था। तो बेचारे लोग उतना पहले यूनाइटेड स्टेट्स सब कितना मेहनत किया है वो डबल हेलिक्स को खोजने में, तो वो कब कैसे किया होगा? वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन को बढ़ा के किया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है, अब तो क्वांटम थ्योरी कब बना? बहुत पहले बना जी, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ। अब उसका जो कंट्रीब्यूशन है पूरा वर्ल्ड में 30% GDP पर असर पड़ता है, पूरा दुनिया को 30%। उतना नहीं, आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था वो भी प्रॉपर रिसर्च है। उसके वजह से वर्ल्ड में अभी जितने भी GPS सिस्टम देखते हो वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। जब तक ये रिसर्च नहीं होता तब तक इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे होता? और अभी भी देखते हो GPS में सबसे आगे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वहीं पे काम किए हैं जाके। तो ज़रूरी है कि जो चीज़ 20 साल बाद आने वाला है, जो 30 साल बाद आने वाला है, जैसे अभी हम बात करते हैं बायो कंप्यूटर का, अभी हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अभी बात करते हैं हम IoT का, तो 20 साल बाद तो हर एक लोग मजा करेगा, वो लोग ज़्यादा मजा करेगा जो रिसर्च कर रहा है इसके ऊपर, और उसका अपना IPR रहेगा, तो वो वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट होगा वो। जैसे चाइना देखो, चाइना बोल रहा है ना 5G ला देंगे, 6G ला देंगे, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, सोलर टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों सोलर टेक्नोलॉजी आखिर चाइना में हो पाता है? क्योंकि बेसिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वहाँ पे। बात समझे स्टूडेंट? दूसरी बात है, साइंटिफिक रिसर्च मस्ट बी एम्बेडेड विथ यूनिवर्सिटी। जो भी साइंटिफिक रिसर्च है वो यूनिवर्सिटी के साथ इनकॉर्पोरेट करिए, ये कमी है हमारे इंडिया में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ही नहीं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी झूठ मूठ का PhD स्कॉलर सब क्रिएट करता है, और जब जाओगे उसे पूछने के लिए रिसर्च, तो रिसर्च सब जीरो लेवल का करके बैठा हुआ है। और दूसरी बात है कि जो बाहर से जितने भी फॉरेन जाइंट है, चाहे गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, बताओ ये लोग IPR हमारा रजिस्टर करता है इंडिया में आके। यहाँ के जो लोग हैं वो खुद ज़्यादा तुम्हारा IPR को वो नहीं करता है, IPR मतलब फाइल नहीं करता है। अब बाहर का जितने भी है फॉरेन कंट्री का वो सब IPR को ज़्यादा फाइल करता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे कंट्री में प्रॉपर नहीं है, तभी तो हम IPR को नहीं कर रहे, फाइल नहीं कर पा रहे। बट इतने भी जितने बड़े जाइंट है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब एक ही बात कर रहा है। और दूसरी बात है कि प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं है IPR का हमारे कंट्री में। समझ गए स्टूडेंट? यही बोल रहा है यहाँ पे कि साइंटिफिक रिसर्च होने चाहिए यूनिवर्सिटी के साथ। समझ गए? एंड इट नीड्स फुल स्पेक्ट्रम, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्कॉलरशिप होने चाहिए, पूरा फुल सपोर्ट होना चाहिए। और दूसरी बात देखो, अब हमने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC को पूरा दे दिया कि यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करेगा। अरे भाई, जब तक यूनिवर्सिटी को तुम फ्रीडम नहीं दोगे, ऑटोनॉमी नहीं दोगे, तब तक वो रिसर्च करेगा ही नहीं। अब हमारे कंट्री में है कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि बाहर का जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है उसका एक ब्रांच खुलेगा इंडिया में। वो तभी कारगर होगा जब उसी लेवल पर काम करेगा जिस लेवल पर बाहर काम करता है। इंडिया में आएगा, सिखाएगा मोदी जी गलत है, और उस पर मान लो कि भगवाधारी लोग जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट कर देगा, तो फिर तो हो जाएगा फिर। क्योंकि बुर्बक ट्रम्प जब प्रेसिडेंट था तो उसके अगेंस्ट भी तो वहाँ का रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलता था कुछ ना कुछ, और तो खुद बोलता था। ये एनालिटिकल जो था तुम्हारा फेसबुक का, वो खुद यूनिवर्सिटी का एनालिसिस है कि बुर्बक ट्रम्प गूगल को, फेसबुक को यूज़ करके बना है। तो वहाँ के यूनिवर्सिटी को इतना तक दम है कि वो प्रेसिडेंट से भी पंगा ले सकता है। क्या भारत में पॉसिबल है? ये हो जाएगा। उसके बाद इतना आरोप लगेगा, एक तो भारत में BBC डॉक्यूमेंट्री तक नहीं चलाने देता है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं हम, प्रॉब्लम तो है। तो वही वो देखो, मगर ये है कि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इस चीज़ को समझा है। हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ रखा गया है। देखो, हम रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग PhD प्रोग्राम्स होगा, कम नंबर होंगे, यानी कि कम नंबर के PhD प्रोग्राम्स होंगे। अब देखो, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, हमें क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। नंबर 1, यूनिवर्सिटी जो होगा वो अंडर ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री को प्रोवाइड करेगा, और जो कॉलेज होगा तुम्हारा अंडर ग्रेजुएट डिग्री को प्रमोट करेगा लो कॉस्ट में, ताकि हम बेस्ट कर सकें। हम बेस्ट, हमारा जितना भी यूनिवर्सिटी है वो रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में निकल सके। कमी यही है, और इस कमी को मोदी जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रखे हैं, और यदि उस चीज़ को हम आगे करते हैं तो बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे हम लोग। देखो एग्जांपल देखो, यूनाइटेड स्टेट्स को देख लो तुम लोग। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि देखो हायर एजुकेशन पे ये लोग कितना खर्च करता है। देखो 90% ऑफ द PhD, कहने का मतलब वहाँ पे बहुत पैसा खर्च होता है रिसर्च के ऊपर। हमारे इंडिया में देखो रिसर्च के ऊपर 0.7% ऑफ द GDP, 0.7 यानी कि $18 बिलियन है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इजराइल, ढेर सारा पैसा।
और प्राइवेट प्लेयर भी पार्टिसिपेट करता है। हमारा तो प्राइवेट प्लेयर है ही नहीं, 0.2 से 0.3% होगा प्राइवेट प्लेयर्स। आगे देखो वही चीज़ लिखा है। तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट इस केस में? क्लस्टरिंग करने चाहिए। क्लस्टरिंग का मतलब क्या है कि मान लो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, एक क्लिनिक यहाँ पे है, मतलब लैब वगैरह है, सबको क्लस्टर करो, सब कुछ होगा। यानी कि 3-4 संस्था एक जगह पे जुट जाएगा और कोलैबोरेट करे, क्योंकि अभी भी हमको साइलोज में काम करने का आदत है, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। जैसे देखते हो ना, एलन मस्क का कितना बढ़िया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी को हायर कर लेता है और इतना ढेर सारा पैसा देता है, बोलता है कि चलो सैटेलाइट पे तुम काम करो। इंडिया में क्यों पॉसिबल नहीं है ये? इंडिया में भी तो पॉसिबल हो सकता है ये चीज़। आ जाओ, बात समझ गए ना? तो इसलिए स्टूडेंट यस, हमें क्लस्टरिंग करना चाहिए। रिसर्च स्ट्रेटेजी, एकेडमिक एक्सीलेंस, ग्लोबल कोलैबोरेशन, फंड जनरेशन, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री लाइसेंस, यानी कि एकेडमिया और इंडस्ट्री का प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए। और जितने भी उस क्षेत्र में आते हैं सबको एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, ताकि इस तरह यदि भारत में 200-300 जगह पे भी क्लस्टर अप्रोच होगा तो बेस्ट रिजल्ट आ सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। समझ गए? अब देखो यहाँ पे वही लिखा गया नंबर 2, इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है कि 71% जो ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, यानी कि तुम्हारा $1.72 ट्रिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होता है, और उसमें 71% जो है पैसा तुम्हारा कंपनी देता है। हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है, कंपनी में तो प्राइवेट प्लेयर तो नहीं देता है इंडिया में। इंडिया में जो भी दे रहा है सरकार दे रही है, तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल देखो, भारत में केवल 18 बिलियन स्पेंडिंग किया जाता है, उसमें भी तुम्हारा 56% वो पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आता है, जैसे CSR हो गया, सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, इस तरह का। और ओनली 7% तुम्हारा यूनिवर्सिटी देता है और 37% तुम्हारा कंपनी देता है। इतना कम देता है और एक साल में केवल 18 बिलियन ही खर्च हो रहा है। जबकि देखो यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया कंपेयर में 36 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है, और तुम्हारा चाइना के इंडिया कंपेयर में चाइना देखो 16 टाइम्स ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रिसर्च ज़्यादा होगा जब इतना ज़्यादा। और प्राइवेट प्लेयर का भी देखो कंट्रीब्यूशन, वर्ल्ड में प्राइवेट प्लेयर का कंट्रीब्यूशन 71% है। इंडिया में देखो ये ट्रेंड ठीक उल्टा है। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे, और देखो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का, सही बात है ना, 3.3 ट्रिलियन डॉलर का। बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप बहुत पीछे हो, तो आपके पास क्या फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स होना चाहिए। और यस, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हमें इसको क्रिएट करना चाहिए, 50,000 करोड़ का। यस, इसको क्रिएट करना चाहिए ताकि ये क्या करे, बेस्ट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के रूप में काम कर सके, यानी कि एक बैंक हो एक तरफ से, और जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहता है कोई भी, तो यहाँ से पैसा एलोकेटेड हो। दैट्स इट।